एवरीवन, आई होप आप लोग ठीक होंगे, पढ़ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे क्लासेस को। तो देखिएगा, आपको आज भी 20 क्वेश्चन ही दिए जा रहे हैं। वीडियो को अप्रिशिएट करते रहिए, लाइक करिए। यदि कोई टॉपिक पे प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है करेक्टिव मीन्स। करेक्टिव करेक्शन वर्ड से बना है। करेक्ट मीन्स होता है किसी चीज़ को सही करना या किसी चीज़ का उपचार करना। तो देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है प्रॉपर, सेकंड ऑप्शन है स्ट्रिक्ट, तीसरा है रेमेडियल और चौथा है इम्पॉर्टेंट। तो रेमेडी मीन्स होता है किसी को उपचार करना या किसी का ठीक करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे रेमेडी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रॉपर यहाँ पे गलत है, क्योंकि प्रॉपर मीन्स तो उचित होता है और स्ट्रिक्ट मीन्स सख्त होता है और इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण होता है। वर्ड मीनिंग भी इम्पॉर्टेंट है। वोकैब्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारे एग्जाम्स में बिना वोकैब्स के काम नहीं चलेगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड पावर को बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। सारे एग्जाम्स में वर्ड पावर की महत्वता बढ़ती जा रही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे, अरेंज द गिवन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन ऑर्डर सो एज टू प्रोड्यूस करेक्ट सेंटेंस PQRS। आप जानते हैं अरेंजमेंट आता है, सेंटेंस अरेंजमेंट, जिसको पैराजंबल भी कहते हैं और जिसको PQRS भी कहते हैं। तो उसमें एक पैसेज होता है छोटा सा, जिसको तोड़ दिया जाता है और उसको रीअरेंज करके एक अर्थपूर्ण या मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। तो इसकी कुछ ट्रिक्स होती है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। आप कह सकते हैं पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट को डिफाइन करने वाले वर्ब आएंगे या कोई रिलेटिव वर्ड आएंगे या कोई कंजक्शन आएंगे। ये सब आप ध्यान रख करके किसी भी PQRS को अरेंज कर सकते हैं। जैसे देखेंगे, सेंटेंस है फ्रेंडली टू ट्रू लवर्स, Q है फेल्ट ग्रेट पिटी फॉर हेलेना, C है द फेरी किंग और जो अंतिम है हु वॉज ऑलवेज। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना होगा। सब्जेक्ट कोई ना कोई नाउन होता है, कोई प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर चारों में बात करें तो हु से किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग होती अगर तो क्वेश्चन की तरह लिखा होता। यहाँ पर फ्रेंडली बीच में है, फेल्ट एक वर्ब है, तो हमारा R ऑप्शन पहले हो जाएगा। फेरी किंग हमारा पहले आएगा R ऑप्शन। अब फेरी किंग को कौन डिफाइन कर रहा है? तो अगर आप देखें, द फेरी किंग एक काल्पनिक राजा, कह रहा है हु वॉज ऑलवेज, जो हमेशा से था। तो अब हो जाएगा S, क्या था? फ्रेंडली टू ट्रू लवर्स, अपने जो है फ्रेंडली यानी कि पसंद करता था सच्चे प्रेमियों को। यहाँ पर तीसरा हम सभी का P बनेगा और आपका लास्ट बचा फेल्ट ग्रेट पिटी फॉर हेलेना, और वह हेलेना के लिए बहुत दया महसूस कर रहा था। यहाँ पर बन जाएगा RSPQ, द फेरी किंग हु वॉज ऑलवेज फ्रेंडली टू ट्रू लवर्स फेल्ट ग्रेट पिटी फॉर हेलेना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा RSPQ। ये हमारा सही अरेंजमेंट है पैराजंबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द वर्ड लिटिल क्या है? आपने पढ़ा है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये एक एडजेक्टिव है। यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब और नाउन। यहाँ पर अगर लिटिल की बात करें तो लिटिल एडजेक्टिव भी है और लिटिल नाउन भी है। जब लिटिल की बात करते हैं छोटा के सेंस में, तो छोटा, क्या छोटा, कोई ना कोई नाउन को डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, क्योंकि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगता है। आई वॉन्ट टू अ लिटिल वाटर, तो आप कह दोगे आई वॉन्ट टू अ लिटिल वाटर। अ लिटिल, द लिटिल या लिटिल, लिटिल मीन्स ना के बराबर, अ लिटिल मीन्स जो कुछ है थोड़ा, और द लिटिल मीन्स होता है जो भी है सफिशियंट है, काम चल जाएगा। ओके, आप देख पा रहे होंगे एडजेक्टिव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। तो आप देखेंगे हमारा सेंटेंस है द ट्री वॉज डैश विथ फ्रूट्स, पेड़
फलों से लदा हुआ था, ऐसा मीनिंग निकल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है लीड, लोड, सेकंड है लैडन और थर्ड है लीडिंग और है लोडेड। तो ध्यान रखेंगे लोड का थर्ड फॉर्म लैडन होता है। लैडन मीन्स होता है लदा हुआ। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। लोडेड कोई वर्ड होता ही नहीं है। ही इज़ द फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ द फ्रेंड डैश आई ट्रस्ट मोस्ट। आप देख पा रहे होंगे वह एक मित्र है। आपने जाना कि व्हाट का प्रयोग थिंग के लिए, हु का प्रयोग पर्सन के लिए, हुम का प्रयोग पर्सन के लिए, ऑब्जेक्टिव केस में विच का प्रयोग पर्सन और थिंग दोनों के लिए। पर्सन का के लिए विच का प्रयोग कब होगा, जब चॉइस दी होगी। जैसे दोनों में से कौन सा लड़का ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो हम सभी कह सकते हैं विच ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज मोस्ट इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे विच करेक्ट है क्योंकि दो में से एक की बात हो रही है, अदरवाइज हु का प्रयोग पर्सन के लिए होता है। हाउ का प्रयोग हम सभी मेथड के लिए करते हैं, वेयर का प्लेस के लिए, हाउ मेनी का काउंटेबल के लिए, हाउ मच का अनकाउंटेबल के लिए, और जब हाउ का यूज़ करेंगे तो मेथड के लिए करते हैं। इस तरीके से जानेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा द फ्रेंड, अब फ्रेंड क्या था, जिस पर मैं विश्वास करता हूँ ज़्यादा। तो यहाँ देखेंगे हूँ की बात करें तो हूँ का मीनिंग होता है जो। तो अब सब्जेक्ट काम करेगा तो जो होगा, बट यहाँ सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। तो हूँ का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, पोजेसिव केस हुज होता है। हम देख पा रहे होंगे हुम लिखा है गलत है, हु लिखा है गलत है। हुम हमारा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है और विच का प्रयोग यहाँ होगा नहीं क्योंकि यहाँ ना ही चॉइस दी हुई है ना ही नॉन लिविंग है। यहाँ ऑब्जेक्टिव केस की आवश्यकता है। हु सब्जेक्टिव केस है, हुम ऑब्जेक्टिव केस है और हुज इसका पोजेसिव केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द आइडियम डबल डच मीन्स। तो ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, डबल डच मीन्स क्या होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है लैंग्वेज स्पोकन बाय द डच। आपको बताया गया है, एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग यहाँ नहीं देखनी है, ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस की तरह यूज हुआ है। तो यहाँ देखिएगा डच के द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज गलत। फिर कह रहा है टू नेटिव्स ऑफ द नॉर्थलैंड से भी गलत हो गया। अब देखेंगे अनइंटेलिजेंट लैंग्वेज या लॉन्ग डिस्टेंस मार्च। ऐसी लैंग्वेज जिसको समझना मुश्किल हो, ऐसे वर्ड के लिए कहते हैं डबल डच। मीन्स अनइंटेलिजेंटेबल लैंग्वेज, इसका मीन्स या कह सकते हैं कि जो समझ में नहीं आ रही है, उसको हम लोग आइडियम्स एंड फ्रेजेस के दुनिया में डबल डच के नाम से पुकारते हैं। ऐसे एक आइडियम्स एंड फ्रेजेस है डच करेज। डच करेज मीन्स होता है ड्रिंक करने के बाद आने वाला जो करेज होता है, उसके लिए डच करेज वर्ड आइडियम्स एंड फ्रेजेस में दिया हुआ है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडियम इन्स एंड आउट्स। आप देख पा रहे होंगे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जिसको कलेक्ट किया गया है आपके लिए। इन्स एंड आउट्स का मीन्स होता है किसी चीज़ का पूरा ब्यौरा दे देना, उसको इन्स एंड आउट्स मीन्स अंदर बाहर, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है आउटसाइड एंड बैक साइड, दूसरा है इंटरनली, तीसरा है फुल डिटेल्स। तो आप देख पा रहे होंगे पूरा विवरण दे देना, इसको हम लोग इन्स एंड आउट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति बहुत सी भाषाएं बोलता है उसको पॉलीग्लॉट कहते हैं। POLYGLOT मीन्स अ पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज और वी कैन से मोर देन वन लैंग्वेज। ऑप्शन देखेंगे प्लागियरिज्म, पॉलीग्लॉट, फिलेंथ्रोपिस्ट और कह रहा है पॉलीथेइस्ट। तो प्लागियरिज्म क्या होता है, इसको लिटरेरी थेफ्ट कहते हैं। इसका मीन्स होता है किसी की द्वारा रची गई रचना को चुरा करके अपने नाम से पब्लिश करवा लेना या उसको अपना नाम दे देना, लिटरेरी थेफ्ट कहलाता है। हम लोग कह सकते हैं प्लागियरिज्म। ऑप्शन सेकंड है पॉलीग्लॉट, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अ पर्सन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज, उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीग्लॉट। थर्ड ऑप्शन है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट मीन्स होता है अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से प्रेम करे, उसके लिए फिलेंथ्रोपिस्ट होता है। अगर ये हो हेट मैनकाइंड तो मीजो हो जाएगा, माइजनथेइस्ट या मीजो हो जाएगा हम लोगों का
माइज़नथ्रोपिस्ट, THROPIST मीन्स होता है मानव जाति। और अगला ऑप्शन है पॉलीथेइस्ट, मतलब बहुत से देवताओं को मानने वाला। पॉली मीन्स बहुत होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन है पॉलीग्लॉट। क्वेश्चन नंबर 9 है अ रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट इज कॉल्ड। अगर कोई भी ऐसी जो है ऐसा कमरा हो जिसमें कला की चीज़ें रखी हों, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन देखेंगे, लाइब्रेरी, ये तो पुस्तकालय हो गया। वार्डरोब मीन्स होता है कपड़ा रखने वाला स्थान, और गैलरी मीन्स होता है जहाँ पर कला से संबंधित चीज़ें रखी जाएं, उसको गैलरी कहते हैं। डिस्प्ले होगा नहीं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं लाइब्रेरी मीन्स होता है अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट। वार्डरोब मीन्स होता है प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट। और डिस्प्ले मीन्स आप कह सकते हो दर्शाना, या कंप्यूटर के जो कह सकते हैं स्क्रीन होता है उसको भी डिस्प्ले कहते हैं। तो यहाँ गैलरी हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट स्पेलिंग। आपको पता है स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम सभी से लेफ्टिनेंट की करेक्ट स्पेलिंग पूछा है। तो याद रखिएगा विद्यार्थियों, लेफ्टिनेंट की करेक्ट स्पेलिंग होती है LIEUTENANT। फिर से सुनिएगा, LIEUTENANT लेफ्टिनेंट की करेक्ट स्पेलिंग है। हम सब इसको लेफ्टिनेंट पढ़ते हैं, बट वो रियल में ल्यूटिनेंट लिखा जाता है। तो स्पेलिंग बार बार रिवाइज हुई है एग्जाम में। फर्स्ट ऑप्शन है LIETANNT, गलत हो गया। LEFTNENT ये भी इनकरेक्ट है। LITUNENT ये भी गलत है। LIEUTENANT फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। 2 प्रकार से क्वेश्चन होते हैं, एक आपको 3 स्पेलिंग गलत लिखेगा, एक सही लिखेगा, उसमें से आपको फाइंड आउट करना है। दूसरा एक ही स्पेलिंग को 4 तरीके से लिख देंगे, कौन सा सही है उसको फाइंड आउट करना है। और एक प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, 3 गलत करेगा, एक सही कर देगा, तो उसमें से आपको सही फाइंड आउट करना है। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि स्पेलिंग वाले 2 से 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला स्पेलिंग है वोकैबुलरी, कह रहा है VOCABULLARY। यहाँ हम सभी को पता है डबल L नहीं होता है, एक ही L होता है, तो हो जाएगा BULLARY। वोकैबुलरी होता है, ना कि डबल L होता है। दूसरे में जूलॉजी दिया है तो ZOO होता है। जूलॉजी की करेक्ट स्पेलिंग ZOOLOGY, यहाँ पर एक बार O लिखा है। थर्ड स्पेलिंग देखेंगे गारंटी। तो गारंटी को आप कैसे याद कर सकते हैं? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का यूज़ करें। गारंटी लिखा तो जो है गुआरंटी जाता है, बट उसको प्रोनाउंस हम लोग करते हैं गारंटी। तो उसको ध्यान रखिएगा, GUARANTEE, ठीक है, गारंटी की करेक्ट स्पेलिंग है। तो आप देखिएगा ये करेक्ट लिखा हुआ है GURAN, इसके बाद TEE, कह सकते हैं गारंटी की करेक्ट स्पेलिंग है। अगला स्पेलिंग लिखा है कमेटी। आपको याद होगा कमेटी की करेक्ट स्पेलिंग होती है COMMITTEE, ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग है। यहाँ हम सभी को ऑप्शन में एक बार M लिखा है, तो जो कि इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में चूज द करेक्ट कह रहा है प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन को चूज करना है। हमारा सेंटेंस है आई एम स्लो अकाउंट। ऑप्शन है इन, एट, टू और विथ। ध्यान रखना होगा, यदि स्लो की बात हो और किसी सब्जेक्ट या गणितीय आंकड़े की बात हो तो स्लो लिखा हो, गुड लिखा हो, बैड लिखा हो, ये सब हो तो हम सभी एट का प्रयोग करते हैं। गुड के साथ एट, स्लो के साथ एट, बैड के साथ एट। हम सभी को मिल ही गया सेकेंड ऑप्शन, इन, एट, टू, विथ। बाकी सब इनकरेक्ट है। आई एम स्लो एट अकाउंट मीन्स जोड़ घटाने के लिए कह रहे हैं कि मैं अकाउंट में क्या हूँ, स्लो हूँ, या सब्जेक्ट भी कह सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, आई प्रिवेंट हिम ऑफ बीटिंग द चाइल्ड / नो एरर। यहाँ याद रखना होगा आप सभी को, प्रिवेंट के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है। और ऑप्शन में हम सभी को यहाँ पर सेंटेंस में ऑफ दिया है
तो हम सभी ऑफ के स्थान पे फ्रॉम का यूज़ कर देंगे और हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सभी को बी ऑप्शन में गलती मिल गई। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। Few people know A/ that the climate of Shimla B/ is better than Srinagar C/ Noiradi। आपको बताया गया है कि जब किसी चीज़ के किसी हिस्से की दूसरे चीज़ के हिस्से से तुलना हो तो सिंगुलर की बात होगी तो दैट ऑफ, और प्लूरल की बात होगी तो दोज ऑफ लगेगा। यहाँ पर हम सभी देख पा रहे हैं कि द क्लाइमेट बहुत कम लोग यानी कि ना के बराबर लोग जानते हैं। क्या जानते हैं कि दैट द क्लाइमेट ऑफ शिमला, शिमला का क्लाइमेट किससे अच्छा है? श्रीनगर से अच्छा है? नहीं, श्रीनगर के क्लाइमेट से अच्छा है। तो हम सभी को यूज़ करना पड़ेगा दैन के साथ, यहाँ पर हम सभी को यूज़ करना पड़ेगा दैन दैट ऑफ शिमला, ठीक है, दैट ऑफ श्रीनगर। यहाँ पर चूँकि हम देख पा रहे हैं क्लाइमेट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर दैट ऑफ लगा, बट यहाँ पे क्लाइमेट के स्थान पे गार्डन्स होता कुछ ऐसा प्लूरल, तो हम सब यहाँ दोज ऑफ लगाते। आई होप आपने समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस। अब ये सेंटेंस है, 4 सेंटेंस है, 4 सेंटेंसेज में से हम सभी को फाइंड आउट करना है विच वन इज रिटेन इन पैसिव वॉइस। फर्स्ट ऑप्शन, आई एक्सपेक्ट टू फिनिश द वर्क। हम सभी को पता है 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक्टिव में होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड में देखेंगे, आई एक्सपेक्ट दैट वर्क टू बी फिनिश्ड, ये करेक्ट है, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड देखेंगे, आई मेड हिम रन, ये भी इनकरेक्ट है। माई टीचर हर्ड मी से सो, ये भी इनकरेक्ट है। 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पैसिव वॉइस, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस होता है, फर्स्ट फॉर्म हो तो एक्टिव वॉइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट इन पैसिव वॉइस। क्वेश्चन को देखिए किस तरह से पूछ रहा है। एक बार पूछ रहा है कौन सा पैसिव में है, दूसरा पूछ रहा है कौन सा पैसिव वॉइस में नहीं है। तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। कभी पूछता है नहीं है, कभी पूछता है, तो आपको नहीं है जब पूछे तो आप पहले नॉट को मार्क कर लें। अदरवाइज जैसे ही आपको है ऑप्शन में करेक्ट मिलेगा, तो कई बार विद्यार्थी ऐसे कहते हैं कि करेक्ट पहले ही देखा और मैंने करेक्ट कर दिया, लेकिन ऑप्शन में पूछा है विच वन इज नॉट करेक्ट या विच वन इज नॉट रिटन इन पैसिव वॉइस। ओके, तो यहाँ देखिएगा पैसिव वॉइस में इट कैन बी डन, ये तो लिखा हुआ है पैसिव वॉइस में। गुड मार्क्स विल बी गेट, बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये भी लिखा हुआ है। थर्ड ऑप्शन देखेंगे, शी माइट रेज दिस ऑब्जेक्शन, ये हमारा एक्टिव वॉइस में लिखा है। यदि माइट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता तो हम कह सकते थे कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, अदरवाइज हम कहेंगे कि ये पैसिव वॉइस में नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे, द डोर मे बी ओपन बाय हिम, ये भी पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना होगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ इल। इल का सुपरलेटिव फॉर्म क्या होता है? तो इल मीन्स होता है बुरा, बैड मीन्स होता है बुरा, इल मीन्स बुरा, तो इसका कंपैरेटिव वर्ड्स होता है WORSE और इसका सुपरलेटिव वर्स्ट होता है WORST। बहुत बार एग्जाम में पूछा है। पहला ऑप्शन इलेस्ट है, इनकरेक्ट, वर्स तो कंपैरेटिव है और ऑप्शन में सुपरलेटिव पूछा है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे देखेंगे कभी भी गुड लिखा हो तो गुड का बेटर होता है, बेस्ट होता है, और गुड ना लिख करके अगर आपसे यहाँ पर इल पूछे तो इल का वर्स और वर्स्ट होता है, ध्यान रखना होगा। अगला देखेंगे, कह रहा है चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, आई एम फॉन्ड डैश रीडिंग बुक्स। ध्यान रखना होगा फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन लगता है। आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, मीन्स मैं शौकीन हूँ। किस बात का शौकीन हूँ? आपको ING से डिनोट करना पड़ेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑफ, ना कि एट, और टू भी इनकरेक्ट है, फ्रॉम भी इनकरेक्ट है, क्योंकि फॉन्ड ऑफ, अशेम्ड ऑफ, केयर ऑफ, नीड ऑफ, इन सभी के साथ हमेशा ऑफ लगता है फिक्स प्रीपोजिशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19,
हुज पेन इज दिस, इसमें हुज क्या है? जैसा कि बच्चों हम सभी जानते हैं हुज दो तरीके से काम करता है, एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन और दूसरा होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो जब कभी भी नाउन के पहले हुज का प्रयोग हो तो उसे एडजेक्टिव माना जाता है। हम सभी देख पा रहे होंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे पेन नाउन है और नाउन के पहले हमेशा हुज का प्रयोग हो रहा है अगर तो वो एडजेक्टिव होगा, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन को ही डिफाइन करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। सेकंड में देखेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मिल गया और थर्ड ऑप्शन रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन तब होगा जब ये दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, जैसे आई मेट दैट डॉग, या कह सकते हो आई मेट द, या कह सकते हैं आप आई मेट द बुक द बॉय। तो बॉय के लिए यहाँ पर दैट लग सकता है, हूँ लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप कह सकते हो आई मेट द बॉय और पोजेशन दिखाना हो तो हुज बुक इज लॉस्ट, जिसकी किताब चोरी हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको प्रोनाउन बना सकते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन आपका क्या होता है, जैसे आर्स, माइन, योर्स, देयर्स, ये सब हम सभी के पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सिंगुलर फॉर डायग्नोसिस। ध्यान रखना होगा बच्चों, किसी भी सेंटेंस, किसी भी अगर स्पेलिंग में SIS अंत में आता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए SES लग जाता है। जैसे थेसिस तो THE, उसके बाद SIS हो तो SES करके इसको प्लूरल बना लेते हैं। डायग्नोसिस, ये सब हम सभी को मिल रहा है। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन DIAGNOSISES इनकरेक्ट हो गया। सेकंड में SES लगा ही नहीं है। थर्ड में देख पा रहे होंगे DIAGNOSIS मीन्स होता है डायग्नोसिस का सिंगुलर और डायग्नोसिस लिखा हो तो प्लूरल होता है। इस तरह से बच्चों उम्मीद करते हैं आपको सारी क्लासेस समझ में आ रही होगी। आज के क्वेश्चन से आप रिलेट कर पा रहे होंगे। इसी तरह से वीडियो को अप्रिशिएट करिए, लाइक करिए ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच।